हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, जो आपका 7 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो आपको इतना ही क्वेश्चन का तैयारी करना है, इतना क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम पार हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं, दो नंबर और 3 नंबर वाला, जो आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% इसी में से आपका आएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करने की बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, क्योंकि यही सब सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर और 3 नंबर वाला सवाल है। तो देखिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा विचारधारा है जो एक राष्ट्र के लोगों को सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक समानता के आधार पर एकजुट करती है। वह अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, भक्ति और गौरव की भावना पैदा करती है, अक्सर अन्य राष्ट्रों से अलगाव की इच्छा के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। आपको एग्जाम में इसी टाइप का लिखना, और जितना भी क्वेश्चन इसमें आपको करवाएंगे सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसी में से आएगा। अब देखिए निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरंकुशवाद सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें एक व्यक्ति जैसे राजा या तानाशाह के पास असीमित शक्ति होती है और वह किसी भी संवैधानिक प्रतिबंधों या अन्य शासी निकायों के प्रति जवाबदेह नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, यंग इटली क्या है। देखिए क्या लिखेंगे, यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी समाज था जिसकी स्थापना 1831 में ज्यूसेपी मैत्सिनी ने किया था। इसका उद्देश्य जो है इतावली प्रायद्वीप को विभिन्न राज्यों में एकल राजतंत्र गणतांत्रिक राष्ट्र में एकीकृत करना था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, नेपोलियन की सहायता क्या थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की सहायता जिसे 1804 में स्थापित किया गया था, फ्रांसीसी नागरिक कानून का एक व्यापारिक संशोधन था। इसे कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया और जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेपोलियन की सहायता बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए, रूढ़िवादिता कौन थे या रूढ़िवादी कौन थे। तो देखिए याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी के यूरोप में रूढ़िवादी वे लोग थे जो सहचारी चर्च, सामाजिक पठानुक्रम और पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं जैसे स्थापित पारंपरिक संस्थाओं के संरक्षण में विश्वास रखते थे, और वे आमतौर पर नेपोलियन युद्धों के बाद तीव्र बदलावों का विरोध करते थे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, सत्याग्रह से आप क्या समझते हो। तो सत्याग्रह देखिए, सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा विकसित अहिंसक प्रतिरोध की एक विधि है। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, इसमें अन्याय का विरोध करने के लिए अहिंसा और सविनय अवज्ञा का उपयोग शामिल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, रूलेट एक्ट क्या है। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रूलेट एक्ट ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया था। इस कानून ने भारतीयों के नागरिक अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, संसाधन क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन कोई भी वस्तु या पदार्थ है जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है, या कोई वस्तु है या पदार्थ है। इसमें प्राकृतिक तत्व जैसे हवा, पानी, खनिज या मानव निर्मित वस्तुएं होंगे जैसे इमारत, मशीन शामिल। नेक्स्ट सवाल देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या है। देखिए नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है, कभी भी खत्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। अनवीकरण संसाधन किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अनवीकरण संसाधन वे संसाधन है इसका भंडार क्या होता है, सीमित होता है, एक लिमिट होता है, और एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें प्राकृतिक रूप से बनाने में बहुत लाखों समय लग जाता है, साल। ठीक है, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ वह है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत में रखते हुए करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं, जलोढ़ मृदा और काली मृदा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा देखेंगे, यह उत्तरी मैदानों में व्यापक रूप में पाई जाती है, नदियों द्वारा जमा की जाती है और बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना भी होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसमें काली मृदा देखते हैं। देखिए क्या बोला, काली मृदा यह दक्कन पठार में पाई जाती है और कपास उगाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है, और कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास में भरपूर
मात्रा होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लाल मृदा और लेटराइट मृदा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले लाल मृदा देखते हैं। तो लाल मृदा क्या है, यह क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है और लोहे के प्रसार के कारण लाल रंग की दिखता है। आगे देखिए लेटराइट मृदा क्या है, तो यह भारी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लीचिंग या फिर आपको निचलन के परिणाम स्वरूप विकसित होती है और आमतौर पर ईंट बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, जैविक और अजैविक संसाधनों में अंतर लिखें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोला है, जैविक एवं अजैविक संसाधनों में अंतर। सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि जैविक संसाधन क्या है। तो जैविक संसाधन देखिए ये जीवमंडल से प्राप्त होता है और इसमें जीवन होता है, मैंने इसमें जीवन रहता है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति और जीव हो गया। अजैविक संसाधन क्या होता है, ये निर्जीव वस्तुओं से बना होता है और ये क्या सजीव वस्तुओं से बना होता है, जैसे चट्टान, धातु, पानी, समझे, ये हमारा अजैविक हो जाएगा। निर्जीव अजैविक संसाधन क्या है, इसमें जैविक जो इसमें जान हो। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नवीकरण योग्य एवं अनवीकरण योग्य संसाधन के बीच अंतर बताइए। तो सबसे पहले बोलेंगे नवीकरण योग्य संसाधन में क्या लिखेंगे, नवीकरण योग्य संसाधन इसमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसका हम लोग प्रयोग बार बार कर सकते हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीवन। और अनवीकरण संसाधन ये ऐसा संसाधन होता है जो एक भूवैज्ञानिक समय में बनता है, इसको बनने में लाखों करोड़ों समय लग जाता है, एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसको तुरंत नहीं बनेगा, इसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं एक बार समाप्त होने का। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर निबंध लिखिए। तो देखिए देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर निबंध लिखेंगे। यहाँ पर यह आंदोलन सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। यह एक गैर सरकारी संगठन NGO था जिसने जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणियों को एकजुट किया। शुरुआत में इसका मुख्य उद्देश्य था जो बांध से विस्थापित लोगों को पुनर्वास पर था। अब बाद में इसे पर्यावरण के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि बांध के कारण डूबने वाले जंगल। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीवन में जल का क्या महत्व। तो जल देखते हैं, जीवन में जल का महत्व बहुत महत्व है। जल पृथ्वी पर जीवन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है और यह एक नवीकरण योग्य संसाधन है। इसका उपयोग पीने, खाने, पकाने, स्वच्छता और कृषि सहित विभिन्न दैनिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन और उद्योगों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो गहन कृषि एवं विस्तृत कृषि में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गहन कृषि क्या है, यह छोटे भूमि क्षेत्रों में की जाती है जहां उच्च उत्पादन के लिए अधिक श्रम, उर्वरक, सिंचाई का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद देखें लिखेंगे विस्तृत कृषि क्या है। तो ये बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, बहुत बड़ा पैमाने पर किया जाता है, जहाँ प्रति एकड़ कम श्रम और पूंजी का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या बोला, जो रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग अंतर देखते हैं। सबसे पहले रबी फसल देखेंगे। ये फसल सर्दियों में बोई जाती है, जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक, और गर्मियों में काटी जाती है अप्रैल से जून में, जैसे गेहूँ, जौ, सरसों। और खरीफ फसल क्या है, तो ये फसल मानसून के मौसम में शुरुआत में बोई जाती है, जैसे जून से जुलाई में, और इसका सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे चावल, मक्का, ज्वार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट सवाल 20। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। वाणिज्य कृषि जीवन निर्वाह कृषि हम लोग किसको बोलते हैं। सबसे पहले वाणिज्य कृषि देखिए, नाम से ही वाणिज्य कृषि, इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए उच्च उपज प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा उपज करेंगे ताकि बाजार में बिकेगा। इसमें आधुनिक इनपुट जैसे उच्च उपज देने वाले बीज, मशीनरी का उपयोग किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि क्या, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसान के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें पारंपरिक तरीका, कम आधुनिक इनपुट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें 21 से लेकर आगे हम लोग लेकर चलेंगे टॉप। इसमें बताने वाले हैं क्वेश्चन 85 क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसी तरीक़े से हमारा 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन का वीडियो आएगा बहुत ही जल्द। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।